धौलपुर गांव में एक लोभी लाल नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। लोभी लाल के पास बहुत सा धन था, कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा जीवन चल रहा था। लेकिन फिर भी लोभी लाल बहुत कंजूस था। वो आए दिन अपने कंजूस स्वभाव की वजह से कोई भी दान पुण्य का काम नहीं करता था। एक दिन वो जा रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते में एक खजूर के पेड़ पर पड़ी, जिसे देखकर लोभी ने खुद से कहा, अगर मैं ये खजूर तोड़ लूं, तो मैं इन्हें बेचकर काफी धन कमा सकता हूँ। ये सोचकर लोभी लाल उस पेड़ पर चढ़ने लगा और एक एक कर वह काफी खजूर इकट्ठा करते हुए पेड़ के काफी ऊपर तक पहुंच गया। लेकिन जब उसने पेड़ से नीचे की तरफ देखा तो घबराते हुए कहा, मैं तो इस पेड़ पर खजूर तोड़ते तोड़ते काफी ऊपर आ गया हूँ। अब मैं इस पेड़ से भला नीचे कैसे उतरूंगा? ये कहते हुए लोभी लाल पेड़ से नीचे उतरने की काफी कोशिश करता रहा, लेकिन डर के मारे वो नीचे ही नहीं आ पाता। लाख कोशिशों के बाद जब वो हार जाता तो वो भगवान को याद करते हुए कहता, हे भगवान, बस आज आप मुझे इस पेड़ से सुरक्षित नीचे उतरवा दो। मैं वादा करता हूँ कि पूरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। ये कहते हुए लोभी लाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे पेड़ से नीचे खिसकने लगा। नीचे खिसकते हुए लोभी लाल लगातार भगवान का नाम का जाप कर रहा था। राम 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 राम। थोड़ी देर बाद जब लोभी लाल पेड़ से नीचे की ओर खिसकते हुए लगभग पेड़ के बीच में पहुंच गया तो उसका भय कुछ कम होने लगा। ऐसे में लोभी लाल ने खुद से कहा, मैं तो बहुत जल्दी इस पेड़ के बीच में आ गया हूँ। हे भगवान, मैंने 1000 ब्राह्मण क्यों ही बोले होंगे। खुद से ये कहते हुए लोभी लाल ने ऊपर की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, 1000 कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। मुझे लगता है अगर मैं 500 ब्राह्मण को भी खाना खिला दूं, तो मुझे लगता है कि वह भी उचित ही रहेंगे। ये कहते हुए अब लोभी लाल पेड़ से और नीचे की तरफ खिसक आया और पेड़ से उतरकर जमीन पर जा पहुंचा। और जैसे ही पेड़ से उतरकर लोभी लाल नीचे आया तो उसके मन में लालच और बढ़ गया और उसने ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु, आप तो दाताओं के दाता हो। मैं ठहरा तुच्छ प्राणी। मैं चाहे 500 को भोजन कराऊं या फिर किसी एक ब्राह्मण को, आपको कौन सा फर्क पड़ता है? किंतु प्रण लेता हूँ कि एक ब्राह्मण को भोजन करवाकर खूब दान दक्षिणा देकर विदा करूँगा। ऐसा कहकर लोभी लाल सेठ अब अपने घर पर पहुंच गया। अगले दिन सेठ अपने गांव में एक ब्राह्मण की खोज में निकल गया। मुझे एक ऐसे ब्राह्मण की तलाश है जिसकी खुराक सबसे कम हो। एक दुबले पतले ब्राह्मण को खोजता हूँ, वो कम ही खाना खाएगा। ये कहते हुए लोभी लाल पूरे गांव में घूमता और एक दुबले पतले ब्राह्मण को खोज लेता और उनको भोजन का न्योता देकर वापस अपने घर आ जाता। वो ब्राह्मण सेठ की कंजूसी के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए ब्राह्मण ने खुद से कहा, लोभी लाल तू और मुझे भोजन पर बुला रहा है। तेरी कंजूसी के चर्चे तो गांव-गांव में हैं। अब मौका मिला है तो इसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। ब्राह्मण ने पूरा मन बना लिया था कि वो सेठ लोभी लाल को अच्छा सबक सिखाएगा। उधर सेठ ने भी घर में आकर अपनी पत्नी को कुछ बातें समझाई और दुकान की तरफ निकल गया। सेठ की दुकान जाते ही कुछ देर बाद ब्राह्मण भी लोभी लाल के घर पर आ गया। सेठ की पत्नी ने उस ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और उसे आदर सत्कार के साथ भोजन परोसा। ब्राह्मण ने आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़कर लोभी लाल की पत्नी से कहा, देवी, मेरे भोजन से पूर्व तुम एक सोने का सिक्का दक्षिण में रखना। ठीक है महाराज,
मैं अभी लेकर आती हूँ। सेठ की पत्नी धार्मिक और दानी स्वभाव की थी। वो तुरंत गई और अलमारी से एक सोने का सिक्का लेकर उन्हें दक्षिणा में दे दिया। इसके बाद ब्राह्मण देवता ने भोजन किया और चलते समय सेठ की पत्नी से बोला, देवी, अब हम चलते हैं। तुम एक संस्कारी गृहिणी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर धन्य धान्य से भरा रहे। तुम्हारी और तुम्हारे पति की दीर्घ आयु हेतु मैं काशी जाकर अनुष्ठान करूंगा। अब मैं चलता हूँ। अभी ब्राह्मण लोभी लाल के घर से जा ही रहा होता है कि तभी सेठ की पत्नी, अरे ब्राह्मण देव, अगर आप काशी जाकर हमारे लिए अनुष्ठान करेंगे तो हमारी तरफ से भेंट भी तो ले जानी होगी ना, इसलिए आप रुकिए, मैं अभी आई। अनुष्ठान की बात सुनकर सेठ की पत्नी ने स्वेच्छा से अपनी ओर से उन्हें 5 सोने के सिक्के और भेंट में दे दिए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर चले गए, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान था कि जब सेठ को सोने के सिक्कों के बारे में पता चलेगा तो वो सीधे उनके घर पहुंचेगा। इसीलिए उस ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को अपनी योजना के बारे में बताया। शाम को जब कंजूस लोभी सेठ घर पहुंचा तो उसे जब ये पता चला कि ब्राह्मण उनकी पत्नी से पूरे 6 सोने के सिक्के लेकर गया है तो वो क्रोधित होकर ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। अरे ब्राह्मण, कहाँ है तू? बाहर निकल और मेरे 6 सोने के सिक्के वापस दे जो तूने मेरी पत्नी से लिए थे। सेठ का ऐसा कहना हुआ तो ब्राह्मण की योजना के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी बाहर आई और उनसे बोली, तुम्हारे ही घर का भोजन करने के बाद मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई है। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ऐसा करके ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से शोर मचाते हुए रोने लगी। ये देखकर तो सेठ जी घबरा गए। ब्राह्मण की पत्नी ने रोते हुए कहा, यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण की पत्नी फिर से जोर जोर से रोने लगी। इससे पहले कि लोग वहां इकट्ठा होते, लोभी लाल ने अपनी जेब से धन से भरी हुई पोटली उसे देते हुए कहा, बहन, ये धन रख लो और अपने पति को उपचार किसी अच्छे वैद्य जी से करा लेना। लोभी लाल ऐसा कहकर अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागा। ब्राह्मण और उनकी पत्नी की योजना सफल हो चुकी थी। सेठ जी का दाव उल्टा पड़ गया। अगले दिन वो ब्राह्मण और उनकी पत्नी लोभी लाल के घर जा पहुंची और उसे सोने के सिक्के वापस करते हुए उन्हें सारी बात बता दी। लोभी लाल को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी, इसलिए लोभी लाल को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। महाराज, मुझसे भगवान से झूठ बोलने का अपराध हुआ है। आप ही बताएं कि मैं इसका पक्षपात कैसे करूं? कंजूस लोभी लाल ने ऐसा ही किया और साथ ही लोभी लाल ने भविष्य में कभी भी किसी से झूठा वादा ना करने की कसम खाई। एक गांव में प्यारेलाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। उसी गांव में उसकी एक किराने की दुकान थी। आसपास के गांव में किराने की कोई दूसरी दुकान नहीं थी, इसीलिए गांव के सभी लोग प्यारेलाल की दुकान से ही अपने घर का सामान भरा करते थे। इसी वजह से प्यारेलाल भी बहुत व्यस्त रहता था। एक दिन लोगों की दुकान पर ग्राहक नहीं आते तो वो दुखी रहते हैं, लेकिन मुझे तो एक पल की फुर्सत नहीं है। सही कहती है कविता, अब मुझे अपनी मदद के लिए किसी को दुकान पर रख लेना चाहिए। कि तभी दुकान पर एक ग्राहक सामान लेने आता है और प्यारेलाल को खुद से ही बड़बड़ाते हुए देखता है। क्या बात है प्यारेलाल जी, अपने आप से ही क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, बस दुकान के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अब तो कमर भी जवाब देने लगी है, इसलिए सोच रहा हूँ किसी को मदद के लिए दुकान पर रख लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई अगर आपकी दुकान का काम संभाल ले तो आपको भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
हाँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि किराने का काम है, ऐसे में भरोसेमंद इंसान मिलना भी तो मुश्किल है। बात तो आपकी सही है। वैसे मेरी नज़र में एक लड़का है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त का बेटा है। अभी हाल ही में उसके पिता का देहांत हो गया था। बाप तो बहुत अच्छा इंसान था, हो सकता है बाप के कुछ गुण बेटे में भी हो। अगर आप कहो तो मैं कल आपकी दुकान पर भेज दूंगा उसे। 2 पैसे कमा लेगा तो उसकी भी मदद हो जाएगी। अरे भाई साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर लड़का काम में अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर उसे अपनी दुकान पर रख लूँगा। वैसे भी मुझे अभी बहुत ज़रूरत है कि कोई मेरी दुकान संभाल ले, तो आप उसे कल भेज देना। प्यारेलाल की बात सुनकर ग्राहक ने अपना सामान लिया और अगले ही दिन रमेश को प्यारेलाल की दुकान पर भेज दिया। रमेश को प्यारेलाल ने दुकान का सारा काम समझा दिया और कुछ दिन तक उसके काम को ठीक से देखा। प्यारेलाल रमेश के काम से संतुष्ट था। कुछ महीने बाद, रमेश, किशन भाई साहब का सामान पैक कर देना, मैं घर जा रहा हूँ, तो दुकान का ध्यान रखना। जी मालिक। ये कहकर रमेश अपने काम में लग जाता है और प्यारेलाल खाना खाने के लिए अपनी दुकान से घर के लिए रवाना हो जाता है। रमेश अपने मालिक प्यारेलाल के सामने सारा काम बहुत अच्छे से करता था, लेकिन जैसे ही प्यारेलाल घर जाता वैसे ही वो अपने दोस्तों को दुकान पर बुला लेता और दुकान पर रखे सामान को खाते हुए उनके साथ गप्पे मारने लगता। बेटा, एक 5 किलो आटा और 5 किलो चावल दे दो। अरे नहीं नहीं, अभी मालिक नहीं है, जब वो दुकान पर हो तभी आना। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को रोज रमेश ये कहकर भगा देता और जब प्यारेलाल के लौटने का समय हो जाता तो रमेश उससे पहले ही अपने दोस्तों को वहां से भगा देता। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन प्यारेलाल दुकान से घर आ रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक जान पहचान का व्यक्ति मिला। भाई साहब नमस्कार, क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देते हो और ना ही खरीदारी के लिए दुकान पर आते हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपकी दुकान पर तो मैं कुछ ही दिन पहले ही गया था, लेकिन वो लड़का है ना आपकी दुकान पर, उसने कहा कि जब मालिक हो तभी आना दुकान पर, उनकी मौजूदगी में ही मैं सामान दूंगा, बस इसलिए मैं लौट आया। अब आप जब होंगे तभी आऊंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर प्यारेलाल समझ गया कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए अगले ही दिन प्यारेलाल फिर से दुकान से घर खाने के लिए निकलता है और फिर आधे ही रास्ते से वापस दुकान पर लौट जाता है। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचता है तो उसने देखा कि रमेश अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था और दुकान में रखे सामान को खुद ही खा रहा था और अपने दोस्तों को भी खिला रहा था कि तभी प्यारेलाल गुस्से में दुकान में आता है। क्यों बे रमेश, ये दुकान है या धर्मशाला? दुकान में मैंने तुझे इसलिए रखा था कि तू मेरी दुकान का सामान खुद ही खा जाए। ये तेरे दोस्त से गप्पे हाँकने की जगह नहीं है। निकलो मेरी दुकान से और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। रमेश प्यारेलाल की डांट फटकार सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे उसके दोस्तों के सामने डांटा गया था। इसीलिए दुकान से बाहर निकलकर रमेश अपने दोस्तों से कहता है, मालिक ने ये ठीक नहीं किया, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। सबक? कैसा सबक? क्यों ना रात को मालिक को उस भूतिया हवेली में बंद कर दिया जाए, फिर जो भी होगा उससे मालिक की अकल ठिकाने आ जाएगी। प्यारेलाल रात को दुकान बंद करके घर लौट रहा था। तभी पीछे से रमेश ने उसके सिर पर एक जोरदार डंडे से वार कर दिया, जिससे प्यारेलाल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।
जिसके बाद रमेश और उसके दोस्तों ने मिलकर प्यारेलाल को गांव के ही एक भूतिया घर में बंद कर दिया और वहां से बिना आवाज किए भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद प्यारेलाल बेहोशी की हालत से बाहर आया। मेरा सर, मैं कहाँ हूँ और किसने मेरे साथ ये सब किया? प्यारेलाल खुद से ये सवाल कर ही रहा था कि तभी प्यारेलाल के कानों पर एक आवाज पड़ी। तुम भूतिया घर में हो? क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया और कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं एक परी हूँ। एक दानव ने मुझे यहाँ धोखे से बंद कर दिया है और जब भी मैं यहाँ के आते जाते लोगों से मदद मांगती हूँ तो लोगों को लगता है कि इस घर में कोई भूत है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। अच्छा, पर मैं तुम्हें आजाद करने में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे ठीक पीछे एक दरवाजा है, उस दरवाजे को तुमने खोलना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस दरवाजे पर बंधे लाल कलावे को निकालना होगा। दरवाजा खुलते ही मैं इस घर से आजाद हो जाऊंगी। परी के बताए मुताबिक प्यारेलाल लाल कलावा खोलकर दरवाजा खोल देता है और परी प्यारेलाल के सामने आ जाती है। तुमने आज मुझे आजाद नहीं किया, बल्कि मेरी शक्तियों को भी दोबारा जिंदा किया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि यह सब मेरे साथ किसने किया? तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारी दुकान में काम करने वाले रमेश और उसके दोस्तों ने ही किया है। अच्छा, तो अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा। प्यारेलाल अगली सुबह ही पुलिस के साथ रमेश के घर जा पहुंचता है और तीनों लड़कों को पुलिस के हवाले सौंप देता है। और प्यारेलाल उसकी दुकान के काम में अब उसकी पत्नी कविता ही अब प्यारेलाल का हाथ बटाने लगी थी।